सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा चल रही है, अनवरत जारी रहेगी जब तक हम जनवरी से जुलाई तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स को ख़त्म नहीं कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और क्लास को पूरी देखिए। क्लास को जब कंप्लीट देखेंगे तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि यहाँ पे कंटेंट किस स्तर का है और पढ़ाया किस तरीके से जाता है। अगर क्लास आपको पसंद आए तो फिर अपना फीडबैक है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अवश्य जो है पेपर में देखा जाएंगे। जैसे पहला जो करंट अफेयर में पहला पॉइंट है वह ई सांख्यिकी पोर्टल। यह ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने योजनाकारों, नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स, शोधकर्ताओं और आम जनता को वास्तविक समय रियल टाइम का डेटा प्रदान करने वाला यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत जो सांख्यिकी आपको डाटा जो होता है वह रियल टाइम में किसको नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता को प्रदान करने के लिए यह पोर्टल है, ई सांख्यिकी पोर्टल। और जैसा कि सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी बोलते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस समय इसके मंत्री जो हैं वो उनको ध्यान रखिएगा क्योंकि नए मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह हैं। और राव इंद्रजीत सिंह हमारे जो है संस्कृति मंत्री भी हैं, यानी कल्चर मिनिस्टर भी हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ मंत्री जो बिल्कुल नए हैं मैं उनको फटाफट बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, मंत्रियों से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे आपका राजनाथ सिंह जी जो पहले उनको मंत्रालय मिला हुआ था 2019 में, रक्षा मंत्री वो भी हैं। अमित शाह जिनको गृह और सहकारिता मंत्रालय मिला था उनको भी यही मंत्रालय मिला है पुनः। नितिन गडकरी का भी मंत्रालय वही है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय मिला है। शिवराज सिंह चौहान का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनको जो है अब केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है और इनको बहुत अच्छा मंत्रालय भी मिला है, कृषि और कल्याण मंत्रालय यानी कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनको मिला है। तो ग्रामीण विकास, कृषि एवं कल्याण मंत्री ये हैं, दो मंत्रालय हैं इनके पास, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी का मंत्रालय वही है, एस जयशंकर जी का भी वही है। फिर एक मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था मनोहर लाल खट्टर। इनको भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया, मनोहर लाल खट्टर को। और मनोहर लाल खट्टर को जो मंत्रालय मिला है वह है ऊर्जा मंत्री बने हैं तथा ये जो आवास एवं शहरी विकास मंत्री होते हैं, महुआ जिनको बोलते हैं, वह मंत्रालय इनको मिला है। तो 2 मंत्रालय इनको भी मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब शिक्षा मंत्री तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी वही हैं, दोबारा भी वही बने हैं। और फिर उसके बाद हैं एच डी कुमारास्वामी, ये इनको भी नए मंत्री बने हैं कैबिनेट में। इनको भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और इस्पात, स्टील मंत्री। तो उसके बाद में पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ये वही हैं। और उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का भी शिक्षा मंत्रालय उनको वही था। फिर एक जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी का ध्यान रखिएगा क्योंकि जीतन राम मांझी इनकी पार्टी का नाम हम पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। और ये पार्टी के इकलौते सांसद हैं, पार्टी के क्या हैं, इकलौते सांसद हैं। एक ही सांसद इस पार्टी के बने हैं, वो खुद बने हैं जीतन राम मांझी, और यही इस पार्टी का निर्माण इन्होंने ही किया था। तो इनको जो मंत्रालय मिला है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं, इनको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक नए मंत्री बने हैं राजीव सिंह, इनको ललन सिंह भी बोलते हैं, ललन सिंह। ये बिहार से चुन के आए हैं और इनका जो है पंचायती राज मंत्री बने हैं तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बने हैं। तो 2 मंत्रालय इनको मिला। 2 मंत्रालय कौन कौन सा? पंचायती राज मंत्री हैं प्लस
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल का वही मंत्रालय है जो पहले हुआ था, वन मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और एक मंत्रालय आपको ध्यान रखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, तो सभी इम्पोर्टेंट सबको ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता रहूँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको दूर संचार मंत्री हैं, प्लस पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं। पूर्वोत्तर विकास ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इनको ध्यान रखिएगा। ई सांख्यिकी पोर्टल सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मॉस्पी बोलते हैं, मॉस्पी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब अगला है, देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट आई है, इसको आपको देखना है कि रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी को प्रस्तुत, 29 फरवरी को आया था। तब यह 2019 का ही लोकसभा कार्यकाल चल रहा था, लेकिन उसके बाद 2024 में नया कार्यकाल चालू हुआ और उसमें भी जो मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव, इनको फिर से वही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिला है, यानी मंत्री ये रिपीट किए हैं, मंत्रालय इनका रिपीट किया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये फरवरी में 2024 को प्रस्तुत स्टेट्स ऑफ लियोपॉर्ड्स इन इंडिया 2022 शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट में देश में तेंदुओं की संख्या 2022 में कितनी थी? 13,874 आकलित की गई है। तो 2022 में कितनी? 13,874। उससे पूर्व 2014 में यह जनसंख्या 7,910 थी। इस प्रकार 2018 की तुलना में 2022 में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा। क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुओं का सर्वाधिक संख्या जो है 8820 यानी 8,820 मध्य भारत में, इसमें मध्य प्रदेश ये सब आते हैं, व पूर्वी घाट। मध्य भारत तथा पूर्वी घाट इन दोनों, तो मध्य भारत व पूर्वी घाट में 8820 हैं, जबकि पश्चिमी घाट में यह 3596, शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदान में 1109 और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में संख्या 349 दर्ज की गई है। संख्या आपको बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में तेंदुए पाए जाते हैं। इससे पूर्व 2018 में मध्य भारत व पूर्वी घाट में तेंदुओं की संख्या 8,071 थी और अब 8820 यानी 8,820, तो लगभग 800 की वृद्धि हुई है। जबकि पश्चिमी घाट में 3387, शिवालिक पहाड़ियों गंगा के मैदान में 1253 था। तो यह देखिएगा, शिवालिक पहाड़ियों गंगा के मैदान में 1253 था और अभी कितना है? 1109 है, यानी इनकी जनसंख्या में गिरावट आया है। ध्यान रखिएगा, गिरावट कहाँ आया है, वृद्धि कहाँ हुई, ये सब बातें ध्यान रखनी है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नंबर आपको बहुत ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितना गिरावट और बढ़ोतरी हुई है। शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदानी क्षेत्र में 2018 से 22 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में 12.5 यानी 12.5% की गिरावट जहां आई है, वहीं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक 24.5% की वृद्धि 4 वर्ष की इस अवधि में दर्ज किया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या अगर राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश में है। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह डाटा इंपॉर्टेंट है कि कितना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और 3,907 मध्य प्रदेश में है। वहीं दूसरे स्थान पर तेंदुए महाराष्ट्र में हैं और यहाँ पे कितना है? 1,985। तीसरे स्थान पर 1,879 कर्नाटक में तथा चौथा स्थान तमिलनाडु का है, जहाँ 2022 में तेंदुओं की संख्या 1,070 आकलित की गई है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत के राज्यों में 2022 में मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुओं के पश्चात छत्तीसगढ़ में 722, राजस्थान में 721, उत्तराखंड में 652 और उत्तर प्रदेश में 371। उत्तर प्रदेश का आप याद रख सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2018 की तुलना में 2022 में जिन राज्यों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई उनमें बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, केरल आदि। इसमें तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा पॉइंट, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्ट अस्मिता का शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट अस्मिता वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्रोजेक्ट अस्मिता 16 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताब, तो प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत कितनी 22,000 भारतीय भाषाओं में किताबें विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, अस्मिता परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्मिता परियोजना का शुभारंभ उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति द्वारा किया गया। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति, जो कि मंत्रालय के अधीन एक उच्चाधिकार से प्राप्त समिति का संयुक्त प्रयास है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से एक है। इस दौरान 2 अन्य महत्वपूर्ण पहलों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बहुभाषा शब्दकोश तथा दूसरा रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का भी शुभारंभ किया गया है। बहुभाषा शब्दकोश बहुभाषी शब्दकोशों मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज का एक विशाल भंडार बनाने की एक व्यापक पहल है। यह पहल केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से किया जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह मैसूरू में है, मैसूरू कर्नाटक, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। बात करें यूजीसी की, यूजीसी जो है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम ध्यान रखना है, एम जगदीश कुमार नाम है इनका, और पूरा नाम जो है मामीडीला जगदीश कुमार, मामीडीला जगदीश कुमार, मामीडाला जगदीश कुमार इनका नाम है। 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई। और अगर बात करें शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री आपको पता ही होगा धर्मेंद्र प्रधान है, और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है, यह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है डिजिटल भारत निधि। यह क्या है? 4 जुलाई 2024 को दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है। डिजिटल भारत निधि जो है दूरसंचार विभाग की एक पहल है। यह पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, का स्थान लेगी। यानी यह जो USOF है इसका स्थान कौन लेगा? डिजिटल भारत निधि लेगी। इस धनराशि का उपयोग दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि सभी दूरसंचार निधि परिचालकों पर उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% सार्वभौमिक सेवा शुल्क से उत्पन्न निधियों का एक समूह है। दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किया गया योगदान सबसे पहले भारत की समेकित निधि में जमा होता है और सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जिसमें लाए गए ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धनराशि शामिल है, समेकित निधि में जमा किए जाते हैं। सरकार अपने व्यय भी इसी कोष से करती है। जैसा कि समेकित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इसको, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं इसको। 266(1) में इसका जो है प्रावधान है संविधान के। और इसमें इसमें ऋण आदि ये सब जो बाकी राजस्व प्राप्तियां हैं वह सब इसी में होती हैं। तो इसको ध्यान रखना है। दूरसंचार मंत्री आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग, जिसका नाम है, यह यार्ड 307 के नाम से जाना जाता है। बजरंग वैसे नाम है, इसका जो बाकी नाम है टेक्निकल यार्ड 307 नाम है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह पुल टग क्या होता है? दूसरे जहाज़ों को खींचने के काम आता है। इससे पहले 2 और शामिल हो चुके हैं, तीसरा शामिल हुआ है। तो पहला था महाबली, दूसरा था बलजीत, यह ध्यान रखिएगा। तीसरा शामिल हुआ अभी। और इसको MS सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड थाड़े के द्वारा विकसित किया गया है। इससे पूर्व 25T बोलार्ड पुल टग नौका महाबली नौसेना में शामिल हुआ था।
जनवरी 2024 में, यह ध्यान रखना है, महाबली 2024 में शामिल हुआ था। इस नौका का निर्माण मेसर सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच द्वारा किया गया था, जबकि उसका पुणे के द्वारा। इस नौका की उपलब्धता से नौसेना के जहाज़ों एवं पनडुब्बियों को बर्थिंग और ऑन बर्थिंग मोड वाले स्थानों तक कम गहरे पानी में आवश्यकता के अनुसार सहायता देने व अन्य सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी। ध्यान रखिएगा। नौसेना प्रमुख कौन है इस समय हमारे? नौसेना प्रमुख हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार त्रिपाठी नाम है। और रक्षा मंत्री हमारे जो है राजनाथ। वहीं नौसेना प्रमुख जो हैं वह कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख है हमारे। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में पाँचवां जो है MCA बार्ज नौसेना में शामिल किया है। 10 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने यार्ड 81 से मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज बोलते हैं इसको, के लॉन्च के साथ उसकी ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज परियोजना के तहत यह 5वीं उपलब्धि है। इससे पहले 4 आ चुके हैं। यह SME शिपयार्ड और विशाखापत्तनम स्थित सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त प्रयास है। बार्ज को MS बियानगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में इसकी लॉन्चिंग हुई। LSAM 13 भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वे जेटी और बाहरी बंदरगाहों दोनों पर भारतीय नौसेना के जहाज़ों तक आवश्यक वस्तुओं, गोला बारूद के निर्बाध परिवहन, चढ़ाने और उतारने की सुविधा प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय ने 19 फरवरी 2021 को इन बार्जी के निर्माण के लिए मेसर सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे 2021 में, और इसका लगातार यह निर्माण कर रही है। 5वां अभी लेटेस्ट बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है ग्लोबल लिवएबिलिटी इंडेक्स। यह सूचकांक लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। इसमें 5 क्राइटेरिया हैं जो आकलन करते हैं कि कौन सा जो है शहर लिवेबिलिटी के मामले में किस स्तर पर है। तो इसमें पहले है स्टेबिलिटी, यानी उस शहर में स्टेबिलिटी कितना है, हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, कल्चर वहाँ का कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत संरचनाएँ कैसी हैं। तो इसके आधार पर 5 क्राइटेरिया हैं और इसी के आधार पर उस शहरों का यह निर्धारण किया जाता है वो कितना लिवेबल हैं। तो इस सूचकांक में वियना जो है, ऑस्ट्रेलिया का शहर वियना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, 3 वर्ष से लगातार टॉप पे है। और कोपेनहेगन डेनमार्क का दूसरे नंबर पे है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। और चौथे नंबर पर मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का। और 5वें नंबर पर कालगरी है कनाडा का है। और अंतिम स्थान 173वें स्थान पर दमस्क है सीरिया का। और 172वें स्थान पर त्रिपोली है लीबिया का। जबकि मुंबई और दिल्ली संयुक्त रूप से 141वीं रैंक पर हैं 173 शहरों में। कुछ खासा वो नहीं है अच्छा परफॉर्मेंस इसका, तो ध्यान रखिएगा। फिर आप देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यह है अभी जुलाई में, इससे पहले जनवरी में भी आया था। तो 23 जुलाई 2024 को वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक जुलाई 2024 जारी किया गया। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत, सेनेगल, ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 82वें स्थान पर 82 है। भारत का पासपोर्ट 58 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। जनवरी 2024 में जारी किए गए सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 80 थी, तो थोड़ा सा गिरावट आई है। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो 195 देशों में वीज़ा मुक्त व वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है, यानी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है इसका। सूचकांक में अफगानिस्तान केवल 26 गंतव्यों के लिए वीज़ा मुक्त प्रदेश के साथ अंतिम स्थान पर है। अफगानिस्तान आपका अंतिम स्थान पर है। अब इस पासपोर्ट सूचकांक को 2006 में लॉन्च किया गया था सबसे पहले। इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से एकत्र किए गए डाटा पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ
IATA बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुनते होंगे आप, कनाडा, वही मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ध्यान रखिएगा। फिर रेटिंग एजेंसी जो है S&P, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ने भारत की सॉवरेन रेटिंग स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने 10 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य यानी साख को स्थिर स्टेबल से बढ़ाकर सकारात्मक यानी पॉजिटिव कर दिया है। मजबूत विकास, पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक खर्च की बेहतर गुणवत्ता और सुधारों में राजकोषीय नीतियों में व्यापक निरंतरता की उम्मीद से सॉवरेन रेटिंग बढ़ाई गई है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने इसे सबसे निचले निवेश श्रेणी रेटिंग BBB बोलते हैं, BBB पर बनाए रखा है। यह ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, किस श्रेणी में रखा है इंडिया को, तो BBB में है। एजेंसी ने इससे पहले 2014 में रेटिंग परिदृश्य को नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर किया था, अब स्थिर से बढ़ाकर पॉजिटिव यानी सकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने 29 मई 2024 को अपने विज्ञप्ति में कहा कि भारत के लिए सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से संशोधित कर सकारात्मक किया गया है। इसके साथ ही BBB दीर्घकालिक और A3 अल्पकालिक विदेशी एवं स्थानीय मुद्रा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि की है। सॉवरेन रेटिंग किसी देश के निवेश परिदृश्य के जोखिम स्तर को मापने का साधन है, यानी यह निवेशकों को देश का कर्ज चुकाने की क्षमता बताता है। कई देश ज़रूरतों के लिए कर्ज लेते हैं। निवेशक कर्ज देने से पहले सॉवरेन रेटिंग ही देखते हैं। सॉवरेन रेटिंग के आधार पर ही कर्ज निवेशक निवेश करते हैं और कर्ज देते हैं, ताकि भविष्य उसका जो है उस कर्ज का सही रहे, पता चले वापस ही ना हो। तो ज़्यादा रेटिंग पर कम जोखिम माना जाता है और कम ब्याज पर कर्ज मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब देश में जो है निवेशक थोड़ा आकर्षित होंगे इधर, तो ध्यान रखिएगा। भारत के संदर्भ में देखें तो साख बेहतर होने से विदेशी कंपनियों का भरोसा और मजबूत होगा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में निवेश और बढ़ाएंगे। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक आया है, यह भी ध्यान रखना है आपको। 19 जून 2024 को जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के नवीनतम संस्करण में भारत के 9 बंदरगाहों को वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल किया गया है। 100 बंदरगाहों में विश्व के जो 100 सबसे शीर्ष बंदरगाह हैं उनमें भारत के 9 शामिल हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक को विश्व बैंक, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानक है जो उत्पादकता और दक्षता और विश्वसनीयता जैसे मापदंडों पर बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन करता है। यह सूचकांक 450 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को दक्षता के आधार पर रैंकिंग देता है। यह व्यापार, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में राष्ट्रीय सरकारों, बंदरगाह प्राधिकरणों, विकास एजेंसियों, राष्ट्रीय से अतिरिक्त संगठनों और निजी ऑपरेटरों सहित प्रमुख हितधारकों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। भारत के 9 बंदरगाहों का सूचकांक के शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल होने का श्रेय भारत के सागरमाला कार्यक्रम को दिया जाता है, जिसने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं उनकी दक्षता में सुधार केंद्रित किया। ध्यान रखिएगा, CBPI 2023 की मुख्य विशेषताएं यह है कि चीन का यांगशान बंदरगाह और ओमान का सलालाह बंदरगाह रैंकिंग में शीर्ष 2 बंदरगाहों के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा कार्टाजेना बंदरगाह आपका तीसरे स्थान पर है, और उसके बाद में कार्टाजेना जो कि कोलंबिया में है, और टैंजियर मेडिटेरेनियन बंदरगाह जो कि मोरक्को में चौथे स्थान पर है। विशाखापत्तनम बंदरगाह 2023 में 19वें स्थान पर रहते हुए दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, जबकि मुंद्रा बंदरगाह भी वर्तमान रैंकिंग में 27वें स्थान पर है। मुंद्रा यह गुजरात में है। 2022 की रैंकिंग में विशाखापत्तनम की 115वीं रैंक और मुंद्रा की 48वीं रैंक से उत्तरोत्तर प्रगति की ओर दर्शाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह ने 21.4 घंटे के टर्नअराउंड समय में के साथ सूचकांक में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। साथ ही प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव प्राप्त किए हैं तथा बर्थ निष्क्रिय समय को न्यूनतम किया है। विशाखापत्तनम और मुंद्रा के अतिरिक्त 7 अन्य भारतीय बंदरगाहों ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। वह है पीपावाव 41वें स्थान पर है,
यह बंदरगाह यह भी गुजरात में है, अमरेली ज़िले में। कामराज बंदरगाह, जो कि पहले इसका नाम था एन्नोर बंदरगाह, अब यह कामराज इसका नाम है, यह चेन्नई में है। कोचीन केरल में है। हजीरा गुजरात में है। कृष्णापट्टनम जो आपका यह आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई तमिलनाडु में है। और जवाहरलाल नेहरू JNPA 96वें स्थान पर है ये। तो इनकी रैंक में ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है, बस वही रैंक जो टॉप पे हैं, विशाखापत्तनम आदि, इनका ध्यान रखिएगा। और यह जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है यह मुंबई में है, और इसका नाम नहावा सेवा भी है। नहावा सेवा बंदरगाह, नहावा सेवा भी बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू को। जैसा कि इसमें जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक की बात करें तो यह जुलाई 1948 में, कब? जुलाई 1948 में स्थापित हुआ। और इसमें वर्तमान में जो है भारतीय मूल के अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, अजय बंगा। और भारत में अगर बात करें तो लगभग 13 तो बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह, जो 13वां है वह बधावन पोर्ट है। बधावन कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बधावन बन रहा है, 13वां मेजर पोर्ट है यह, महाराष्ट्र में बन रहा है। और बाकी टोटल छोटे बड़े मिला के 200 से अधिक हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। और हमारे जो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यह हैं। और बात करें तो जैसे बड़े बंदरगाहों में आप देखते होंगे, पढ़े भी होंगे, पारादीप है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, आदि ऐसे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी 200 से अधिक छोटे मोटे लगभग बंदरगाह हैं। मुंद्रा बंदरगाह जो आपका है वह आपका भारत का पहला बंदरगाह ऐसा है जो निजी कंपनी द्वारा, पहला निजी बंदरगाह है। और यह अडानी कंपनी के द्वारा संचालित है। और इसमें ये कच्छ ज़िले गुजरात के पास है। पीपावाव जो कि आपको बताया मैंने, गुजरात के अमरेली ज़िले में है। कामराज, जिसको पहले एन्नोर बंदरगाह बोलते थे, चेन्नई में है। और यह जो कामराज बंदरगाह है, एकमात्र बंदरगाह ऐसा है जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा बंदरगाह? कामराज बंदरगाह एकमात्र भारत का ऐसा बंदरगाह है जो सार्वजनिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। ध्यान रखिएगा। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। ध्यान रखिएगा, घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है भारत का तीसरा सबसे बड़ा, यानी डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। जून 2024 में जारी OAG डाटा के अनुसार घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में भारत की स्थिति 5वें से तीसरे पर आ गई है। भारत ने ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है, यानी ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया भारत ने। अब भारत तीसरा बन गया, इससे पहले 5वें स्थान पर था। भारत अप्रैल 2024 तक 15.6 मिलियन सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया। भारत से आगे इस सूची में अमेरिका और चीन है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने वैश्विक स्तर पर एयरलाइन सीट क्षमता में सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि 6.9% की है। पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़ के कितना हो गई? 157 हो गई है 10 वर्षों में। अब शीर्ष 5 घरेलू एयरलाइन बाजार मैंने बताया, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे चीन, भारत तीसरे पे, फिर चौथे पे जापान और 5वें पर ब्राज़ील है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वह कौन है? राम मोहन नायडू हैं। राम मोहन नायडू, ये भी नए मंत्री हैं, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है, राम मोहन नायडू। ध्यान रखिएगा। फिर अगला है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 9 अप्रैल 2024 को हुरुन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है, यानी भारत में स्टार्टअप अब थोड़ा सा कम बन रहे हैं, इकोसिस्टम उसका धीमा हुआ है।
तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा। अब यूनिकॉर्न क्या होते हैं? नए नए जो बिजनेस स्टार्टअप हैं, जब उनकी वैल्यू यानी उनकी नेटवर्थ, जो उनकी नेटवर्थ है वह 1 बिलियन हो जाए, कितना हो जाए? $1 बिलियन हो जाए, तो उसको यूनिकॉर्न बोल देते हैं। जब 10 हो जाता है तो डेकाकॉर्न बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिकॉर्न कौन है? $1 बिलियन नेटवर्थ वाली जो स्टार्टअप्स हैं वह यूनिकॉर्न कहलाती हैं। तो यूनिकॉर्न अब भारत में बन रहे हैं, मतलब कम बन रहे हैं, यानी इकोसिस्टम उसका डाउन हुआ है। इस गिरावट के बाद भी भारत अपतटीय यूनिकॉर्न में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, जिसने देश के बाहर 109, अपतटीय मतलब देश के बाहर, भारत तट से दूर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है, जो भारत के अंदर 67 की संख्या में है। भारत के अंदर 67 है और 109 की स्थापना करने में सह संस्थापक बना है। वर्ष 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो वर्ष 2022 में 68 यूनिकॉर्न में एक कम है, यानी एक कम हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। चौथे स्थान पर कौन है? ब्रिटेन है। अब अमेरिका में देख लीजिए आप, यूनिकॉर्न कितने हैं? स्टार्टअप्स तो बहुत हैं, लेकिन यूनिकॉर्न जिनकी $1 बिलियन नेटवर्थ है, 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि चाइना 340, भारत अब जोड़ लीजिए, देख लीजिए लगभग 5 गुना तो चाइना आगे है। चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। हुरुन रिसर्च के अनुसार वैश्विक स्तर पर 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न थे। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न अस्तित्व में आया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बनाए। ध्यान रखिएगा, दुनिया की यूनिकॉर्न राजधानी कौन? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, कैलिफोर्निया में स्थित। रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्र ड्रीम 11, कौन? ध्यान रखिएगा, स्विगी, ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं, जिनकी प्रत्येक की कीमत $8 अरब यानी $8 बिलियन है। इन दोनों का वैश्विक स्तर पर 83वां स्थान है तथा तीसरा सबसे मूल्यवान भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी है रेजर पे, जो कि पेमेंट कंपनी है, जिसकी वैश्विक रैंक 94 है। ध्यान रखिएगा, भारत के जो मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है वो कौन है? स्विगी, ड्रीम 11 और रेजर पे। अब यहाँ पे देखिए आपका बायजूस कंपनी का हाल देखिए क्या हुआ है इसमें। एडुटेक कंपनी बायजूस दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर यूनिकॉर्न बनी है। अब ध्यान रखिए, वैल्यू डिस्ट्रॉयर, जिसने अपनी वैल्यू को ख़त्म कर दिया, ऐसी कंपनी के रूप में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी है। वर्तमान में यह यूनिकॉर्न सूची से बाहर हो चुकी है, यानी इसकी वैल्यू घट गई है बहुत ज़्यादा। तो यह वैल्यू डिस्ट्रॉयर यूनिकॉर्न बनकर उभरी है पूरे दुनिया में, बायजूस। फिर है विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट आई थी, जुलाई में ही आई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO बोलते हैं। इटली में इसका जो है हेडक्वार्टर है रोम में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है कोडोंग्यू, ये चाइना के हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि जलवायु परिवर्तन वनों को वनाग्नि और कीटों जैसे तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा। वनाग्नि की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें अब वे क्षेत्र भी शामिल हुए हैं जो पहले प्रभावित नहीं हुए थे। वर्ष 2023 में आग लगने से वैश्विक स्तर पर अनुमानतः कितना 6,687 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनों पर आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव बढ़ रहा है तथा कीट और रोगजनकों के कारण वृक्षों की वृद्धि और अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस बीच वैश्विक लकड़ी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान थोड़ी गिरावट के बाद अब उत्पादन लगभग 4 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक के स्तर पर पुनः वापस आ गया है। लगभग 6 अरब लोग गैर लकड़ी वन उत्पादों का उपयोग करते हैं और दुनिया के 70% गरीब लोग भोजन, दवा, ऊर्जा, आय और अन्य उद्देश्यों के लिए वन्य प्रजातियों पर निर्भर हैं। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक वन क्षेत्र
4.1 बिलियन हेक्टेयर या भूमि क्षेत्र का 31% था। वन क्षेत्र वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? रूसी संघ, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। इसमें वैश्विक वन क्षेत्र का 54% है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन। इसमें वैश्विक वन क्षेत्र का कितना? 54% है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 1990 से 2020 के बीच लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि उपयोग में परिवर्तित हो गई। यानी वन भूमि थी, अब वह उस पर उपयोग में परिवर्तित हो गई, या तो उस पर कोई इंडस्ट्री, या तो इंफ्रा, या तो उसका जो है खेती, इसमें परिवर्तित हो गई है। ध्यान रखिएगा। अब फिर है आपका ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र जो है वो नष्ट हो गए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल 2024 में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वनों में आने वाले परिवर्तनों की निगरानी करता है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 दशकों में भारत ने अपने आर्द्र प्राथमिक वनों की एक बड़ी मात्रा खो दी। वर्ष 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं और इसी अवधि में कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की हानि 18% है। ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2022 के बीच भारत के वनों ने एक वर्ष में 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया है और 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया है। यानी जानते ही आप, जब पेड़ों को काटा जाएगा तो उससे क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होगी, दूसरी बात है क्या, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जैसे हम किसी रूप में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं तो पेड़ वो कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, यानी उसको सक कर लेते हैं। अब पेड़ को काटेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा, यानी उसको काट दिया गया तो उसमें उत्सर्जन हो जाएगा, क्योंकि उस लकड़ी का कहीं ना कहीं हम लोग प्रयोग करेंगे, जलाएंगे या किसी रूप में कुछ भी यूज करेंगे तो उससे जो जलेगा उससे भी कार्बन उत्सर्जन होगा। और साथ में क्या होगा कि जब पेड़ कट जाएंगे तो जो पेड़ क्या कार्बन सिंक के रूप में काम करते थे वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से टोटल औसत रूप में शुद्ध कार्बन सिंक को कितना कम हुआ है? 89.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर शुद्ध कार्बन सिंक को दर्शाता है, यानी कार्बन सिंक कम हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2023 के बीच कुल वृक्ष आवरण हानि 60%। 5 राज्यों कौन कौन? असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। सबसे बुरी या सबसे दुर्भाग्य की बात है, अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वनों में कमी आएगी तो यह बहुत विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं और ये पर्यावरण के यहाँ के लोग इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जैसा कि झूमिंग कृषि इसमें सबसे मुख्य कारण होगी, क्योंकि ये लोग खेती करने के लिए वनों को, पेड़ों को काट के खेती उपयोग करते हैं और कुछ दिन उस पे जो है खेती करने के बाद उसको छोड़ के फिर अलग भूमि पर, वन भूमि पर जाते हैं। और तो झूमिंग कृषि सबसे पूर्वोत्तर भारत में सबसे जो मुख्य कारण है वह झूमिंग कृषि ही होगी। और अगर पूर्वोत्तर भारत में वनों का जो हानि हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो यह बहुत ही खतरे का संकेत है। ध्यान रखिएगा। अब 2001 से 2022 के बीच भारत में 1.6% वृक्षों की हानि के लिए आग जिम्मेदार है। ध्यान रखिएगा। इस अवधि में उड़ीसा में आग के कारण सर्वाधिक वृक्षावरण की हानि हुई है। सबसे ज़्यादा आग के कारण जो वन और वृक्ष में हानि हुई है वह उड़ीसा में हुई है और यह टोटल अगर देखें तो 1.6% है। हालांकि यह कमी है, वनाग्नि के कारण इतना कमी है। अब बाकी अब आप देखिए जो वनों का विनाश हुआ है सबसे ज़्यादा अन्य कारण में चले जाएंगे, उसमें मानवकृत ज़्यादा होंगे। आप ध्यान रखिएगा। तो 1.6% कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी कंट्रोल करना चाहिए वनाग्नि। अब है समुद्र लक्ष्मण 2024। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ। समुद्र लक्ष्मण यह इसका तीसरा संस्करण था और विशाखापत्तनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच संपन्न हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि INS किल्तन इसमें शामिल हुआ था और मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशियाई पोत के
डी लकीर इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें युद्धाभ्यास का नाम तथा दोनों देशों के मध्य जो होता है वह नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर अब प्रश्न आ रहे हैं जो जहाज़ शामिल होते हैं उससे आ रहे हैं, या तो जहाँ पे हो रहा है स्थान से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा INS किल्टन इसमें शामिल हुआ था भारत के। अभ्यास दोस्ती, समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। 3 देश इसमें शामिल थे, ध्यान रखिएगा, भारत, मालदीव और श्रीलंका। फिर मिलन युद्धाभ्यास है, यह भारतीय नौसेना द्वारा 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन 24 के 12वें संस्करण का आयोजन किया। इस द्विवार्षिक अभ्यास में भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित कितने 51 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसीलिए इस अभ्यास को मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 24 बोलते हैं। यानी मिलन ऐसे अगर लिखेंगे तो ये होता है मिलन, तो क्या बोलेंगे, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा मिलन। सागर कवच, अब अगला है सागर कवच। क्या है सागर कवच? 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का अभ्यास किया है। यह भारत खुद का था। इसमें अभ्यास में भारतीय नौसेना तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसमें शामिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना है। इस अभ्यास में समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल और अन्य तटीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ों को तैनात किया गया। अगला है आपका जो ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रूयन को 17 चाल दलों के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया गया था। ऑपरेशन था यह। इसके साथ ही 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को पकड़ने में भी सफलता मिली थी। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में अरब सागर में तैनात INS कोलकाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह ऑपरेशन था। फिर ऐसे ही ऑपरेशन था इंद्रावती। हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था, यह ध्यान रखिएगा। फिर है सदातंसिक सैन्य अभ्यास। यह पहला युद्ध अभ्यास है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंसिक 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया गया, जो अपनी तरह का पहला युद्ध अभ्यास है। तो यह पहला संस्करण था, इसका इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य उपकरण और अनुभव को साझा करना है। सदातंसिक याद रखिएगा। फिर अभ्यास खंजर। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच हिमाचल के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया और यह अभ्यास दोनों देशों के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस अभ्यास में 20 सदस्यीय भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट तथा किर्गिस्तान दल के 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया गया। इस अभ्यास का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय 7 के अंतर्गत किया जाता है। फिर है डेजर्ट साइक्लोन, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। भारत और UAE संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। यह एक वायुसैनिक अभ्यास था, ध्यान रखिएगा। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशन के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल करने के लिए एक दूसरे की सेना के बीच समन्वय स्थापित करना है। फिर है रिम्पैक युद्ध अभ्यास, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2024। चीन से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए दुनिया के 29 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन 25 जून से 2 अगस्त 2024 तक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हवाई में किया गया। ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। इसमें 29 देशों ने भाग लिया और भारत के INS शिवालिक ने इस अभ्यास में
भाग लिया है। INS शिवालिक, इसका नाम ध्यान रखिएगा। रिम्पैक का थीम जो था वह था साझेदार, यानी एकीकृत और तैयार। फिर सैन्य अभ्यास शक्ति है, जो भारत और फ्रांस सेनाओं के बीच 13 से 26 मई 2024 के बीच उमरोई मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट, फ्रांसीसी सेना की ओर से 13वीं विदेशी सेवा हाफ ब्रिगेड के सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह सैन्य अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अर्ध शहरी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर युद्धाभ्यास IMT ट्राइलेट है, 3 लोग शामिल होंगे इसमें। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना की त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेटरल 21 से 28 मार्च को मापुटो मोजाम्बिक व जंजीबार तंजानिया में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के 2 युद्धपोत कौन कौन से, INS तीर और INS सुजाता ने हिस्सा लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है गगन स्ट्राइक। 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 को आयोजित किया है। इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों से जुड़ी प्रक्रियाओं का परिष्कृत करना, विकसित भूभागों में हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को मान्य बनाना है। गगन स्ट्राइक यह भारतीय खुद का था। फिर है दस्तलिक, ध्यान रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन 15 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय सेना के जाट रेजिमेंट के जवानों और भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने किया। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और पहाड़ी व अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त अभियानों को बढ़ाना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वार्षिक अभियान दस्तलिक का यह 5वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। फिर है लामित्ते भी इम्पोर्टेंट है। भारत और सेशल्स के बीच जो है यह होता है 18 से 27 मार्च के बीच सेशल्स में लामित्ते, इसका अर्थ होता है मित्रता कूट नाम से द्विवार्षिक अभ्यास किया गया। द्विवार्षिक है। इस अभ्यास में भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशल्स रक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया है। अभ्यास तरंग शक्ति है अगला। यह भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, इम्पोर्टेंट होगा। बहुराष्ट्रीय है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा, मतलब अगस्त में होगा। इस अभ्यास में 10 देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, UAE, स्पेन, UK और अमेरिका हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य उन मित्र देशों को आमंत्रित करने का है जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से बातचीत करती है और जिनके बीच एक निश्चित सीमा तक अंतर संचालन क्षमता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर क्लास आपको सबको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर भी करिए और क्लास को पूरा देखा करिए ताकि आपका मूल्यांकन सही हो पाए। और इसी तरह हमारी अनवरत क्लास चलती रहेगी। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।